नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनील शर्मा आपका स्वागत करता हूं डीजे सर क्लासेस में। मैंने आपको जो लास्ट क्लासेस थी वो लास्ट क्लासेस को अगर आपको देखना है, उसके बारे में जानना है, जो मैंने आपको पढ़ाया था भारत के इतिहास के बारे में जानना है, तो आप डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाइए। वहाँ मेरी लास्ट क्लासेस आपको वहीं मिल जाएगी। और पीडीएफ की फॉर्म में अगर आपको चाहिए, बाद में भी आपको पढ़ना है, तो डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप जाके वहाँ पे मेरे बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक अपन ने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता अपन पढ़ रहे थे। अपन ने पहले पढ़ लिया था कि इसका कालक्रम क्या था, इसकी खोज किसने की थी, कौन कौन महानुभाव वहाँ फावड़े कुदालियाँ लेके गए थे। उसके बाद में खुदाइयाँ की, तो खुदाई में क्या क्या मिल रहा था वो अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, अपन ने पहले पढ़ा कि भाई साहब 2 टीले थे, ऊपर नीचे। ठीक, बड़ा बड़ा जो है बाथरूम मिला, बड़े अन्नागार मिले, और दफन करने की 3 प्रणालियां यहां पे विकसित थी। मात्र सत्तात्मक था ये, माताओं का शासन चलता था। ठीक है, यहां तक क्लियर था सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आधुनिक दहन की प्रणाली आ गई। अभी पता है, मैं रिसेंटली चलो आपने बात छेड़ी है, रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले एक घटना थी, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। अब अमेरिका में क्या हो गया, अपने यहाँ पे तो क्या होता है कि 1 सेकंड में आदमी को जला दिया जाता है, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, फट से बॉडी अंदर गई, हाथों हाथ भयंकर जो है वो अथाह डिग्री सेल्सियस पे वहां पे ज्वालाएं जलती है और हाथों हाथ बॉडी पूरी जल जाती है, बर्न होके थोड़ी बहुत राख बाहर आ जाती है। 5 मिनट के अंदर इंसान मिट्टी में मिल जाता है, पूरा मिट्टी के तौर में तब्दील हो जाता है। लेकिन अब अमेरिका में क्या करने लगे, अमेरिका में एक कैप्सूल बनाया गया। उस कैप्सूल में क्या करते हैं, बॉडी को रख देते हैं, और बॉडी पर रखने के बाद में से मिट्टी वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह के जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो डाल दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वो मिट्टी के अंदर जो धीरे धीरे जो जीवाणु उत्पन्न होंगे ना, वो बॉडी को खाने लग जाएंगे। तो वो अल्टीमेटली जीवाणु तो मिट्टी में ही है, खाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, मिट्टी में। तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, तो उसमें इंसान को जितनी राख चाहिए उतनी राख मिल जाती है। किसी को बहाने के लिए, किसी को कुछ अंत्येष्टि करने के लिए चाहिए होती ना, तो ये अमेरिका में अभी नई तकनीक अपनाई गई, 1-2 जिलों में उन्होंने एम्पलीफाई किया है, अभी पूरी परमिशन नहीं मिली है उधर। तो ऐसी भी दाह संस्कार की प्रणाली आने लग गई। ठीक है, तो बाकी ये तो क्या है, ये आधुनिक प्रणाली है जो बर्न करने वाला मामला है। पहले क्या होता था, पहले क्या अपन जब देखते आए हैं बचपन से, लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है, बॉडी को लेटाया जाता है, और उससे क्या होता है, ऐसा अपने हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो आत्मा है, भाई आत्मा कभी मरती नहीं है, अमर है। अपनी बॉडी मरती है, अपनी बॉडी इज लाइक किराए का कमरा, इसमें आत्मा आई है, कुछ समय के लिए रहेगी, और जब इंसान मरेगा निकल जाएगी। ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। तो जब जलाया जाता है ना, तो वो जो ज्वाला उत्पन्न होती है, ज्वाला के साथ जो इंसान का शरीर जलता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो पवित्र हो जाता है। इसके अलावा जो सोल है, आत्मा है, वो विलीन हो जाती है उसमें, वातावरण में, और ईश्वर के पास पहुंच जाती है। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार। मुस्लिम नहीं मानते हैं। मुस्लिमों के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है। मुस्लिम समुदाय ये मानते हैं कि भैया यही जन्म है, पुनर्जन्म की प्रथा उनमें नहीं होती। अपने हिंदू धर्म में माना जाता है कि भैया इस जन्म में तूने बुरा किया तो अगले जन्म में देख लेना, तू देख, होता है ना, अपन बोलते हैं। तो पुनर्जन्म की प्रथा जो है अपने हिंदू धर्म में विद्यमान है। मुस्लिम लोग ये चाहते, इसीलिए तो मुस्लिमों के अंदर जो ब्रेन वॉश करने की जो सबसे प्रथम प्रणाली है वो ये होती है, जैसे कई मौलाना मौलवी होते हैं जो बिल्कुल कुरान के बिल्कुल अपोजिट जाते हैं कि भैया जो है ना ये हिंदू काफिर है। ब्रेन वॉश किया जाता है ना कि ये सबको मारो, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो वो क्या है, उनको बताते हैं कि देखो अगला जन्म तो है ही नहीं, जो जन्म है यही है, और आपको जो है ना ये जो यहाँ की जो नारियां हैं, यहाँ के उपभोग है, इनको मत करो। आप मरोगे ना कईयों को मार के, तो आप ऊपर जाओगे और 72 हूरें आपको मिलेगी। ऐसी वहां पे उनका मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती है, और कई बेचारे जो सीधे साधे बच्चे होते हैं वो उनके चक्कर में फंस जाते हैं और जाके सुसाइडल बॉम्ब अटैक करते हैं, जो नॉर्मली होता है। ठीक है, एनीवेज वो टॉपिक अपना नहीं है। अपना टॉपिक है सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें दफन किया जाता था। 3 प्रणालियां थी, पूर्ण दफन, आंशिक दफन और दाह संस्कार। सबसे ज्यादा प्रमाणिक प्रणाली जो थी वो पूर्ण दफन था। ठीक है, बड़े आगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 क्विंटल 1 क्विंटल का कोई वहां कौन नापने बैठेगा यार, आदमी मर गया, टेंशन में है बेचारे सारे के सारे, वहां क्विंटल कौन नापने बैठेगा। वो तो क्या होता है, जो मुक्तिधाम होता है ना, मुक्तिधाम में साइड में एक टाल रहती है, टाल बोलते हैं, लकड़ी हो गई उसको, तो टाल में जितनी लकड़ियां निकालनी निकाल लो ना। बस यूं है कि वो हो सकता है कि कुछ मुक्तिधाम चार्जेस लेते हो कि भैया तुमने इतनी लकड़ी ली है
तो वो उसका चार्जेस हो सकता है, बाकी मुझे नहीं पता, मैं अभी जिंदा हूं, जिस दिन जाऊंगा मुक्तिधाम में वो फिर बताऊंगा तो मैं भूत बन के। चलो नेक्स्ट। तो अपन ने पढ़ा था कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य पढ़ चुके थे, कांसा मतलब तांबा और मिश्र धातु बोलते हैं इसको, ठीक है। तो तांबे से अपन बात करें तो तांबे का एक रथ भी मिला है यहां पे, तांबे का रथ, छोटा रथ बोल सकते हैं उसको, छोटा रथ, तांबे का छोटा रथ मिला है कहां, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सबसे पहले भारत के अंदर चांदी मिली है तो कहां मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में। चांदी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे पहले सोने के औजार, मतलब सोने के आभूषण मिले, औजार नहीं बोलेंगे, आभूषण मिले हैं। तो सोना चांदी भी मिला है भाई साहब वहां पे, सिर्फ तांबे से परिचित नहीं थे, हाँ, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा नहीं मिला है कहीं पे भी। तो क्वेश्चन आ जाए निम्न में से किस सभ्यता के अंदर जो कौन सी सभ्यता लोह युगीन नहीं है, नहीं है, क्लियर पढ़ना पहले। तो इसमें से अपन को टिक करना है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी नहीं हो तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, व्हाटएवर, चन्नूदड़ो जो भी हो वो उसमें क्लिक करना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यताएं हैं सारी की सारी, ये नगर है उसके, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम जो है चांदी का प्रमाण भारत के अंदर लिख देंगे, भारत में सर्वप्रथम चांदी के उपयोग का प्रमाण, चांदी के उपयोग का प्रमाण कहां मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में सोने के आभूषण मिले हैं। सोने के आभूषण, मतलब वो सोने के द्वारा बनाए गए आभूषण पहनना जानते थे। सोना आभूषण कैसे बनेगा, जब सोने को गलाया जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है कि वो गलाने की प्रवृत्ति जानते थे। भाई आज सिंपल सी बात है, कांसा कैसे बनाया होगा, तांबा मिला उनको बिल्कुल ठोस फॉर्म में, तांबे के साथ टिन तो हाथों हाथ मिक्स तो होगा नहीं, उसको तांबे को गलाया जाएगा, टिन को भी गलाया जाएगा, दोनों को मिक्स किया जाएगा, तब जाके कांसा बनता है। गलाने के बाद मतलब गलाने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे उनको जो है वो जलाया जाता है, तब वो जाके वो गलाने की फॉर्म बोली जाती है। समझ में आ रहा है बात। तो बेसिकली क्या है, इस चीज से अपन को एक जानकारी और मिलती है कि वो गलाने, वो धातुएं गलाने की परंपरा से वाकिफ थे भैया, ठीक है। तो वो तांबा गलाने की प्रक्रिया जानते थे, प्रक्रिया से अवगत थे, तांबा गलाने की प्रक्रिया से अवगत थे, तांबा गलाने की प्रक्रिया जानते थे, ठीक है। इसके अलावा वहां पे जो है जो मोहरें मिली है कुछ, भाई बेसिकली क्या है कि ऐसा उनको कहीं पे सिक्के नहीं मिले, मोहरें अलग चीज होती है, सिक्के अलग चीज होते हैं। सिक्के कहीं नहीं मिले उनको, तो सिक्के नहीं मिले तो उन्होंने क्या सोचा कि यार भाई साहब तो फिर ये लेन देन कैसे करते होंगे। तो ऐसा माना जाता था कि भैया हो सकता है कि वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु विनिमय का अर्थ होता है लाइक जैसे मुझे आपसे कुछ चीज चाहिए तो भैया मेरे पास साइकिल है, ये रख ले, तो चीज के बदले में चीज देना, चीज के बदले में चीज देना, मेरी चीज तू रख ले, तेरी चीज मुझे दे दे। तो कुछ चीज का आदान प्रदान उस जमाने में जब सिक्के नहीं है तो लेन देन जो होता था वो हो सकता है कि वस्तु विनिमय के माध्यम से होता आया हो, ऐसा उनको माना था। और जो मोहरें मिली है वो मोहरों पे मैंने कहा था कि बेल की आकृति भी मिली है, और कई मोहरों पे तो जो है ना एक सींग वाला बेल मिला है, एक सींग वाला बेल, जो मोस्टली कई हॉलीवुड मूवीज के अंदर जो एनिमेशन के माध्यम से बनाया जाता है, जो बीच में यूं सींग निकला जाता है माथे के बीचों बीच, ठीक है, उस यूनिकॉर्न टाइप से, ठीक है। तो मोहरों पर एक सींग वाले, मोहरों पर एक सींग वाले जानवर, या कोष्टक में बैल भी लिख सकते हो आप,
मोहरों पर एक सींग वाले जानवर का अंकन, अंकन मतलब अंकित किया हुआ है। मोहरों पर एक सींग वाले जानवर का अंकन मिला है, ठीक है। इसके अलावा सिक्कों का प्रचलन नहीं मिला है, सिक्के का प्रचलन नहीं मिला है। सिक्कों का प्रचलन नहीं मिला है, ठीक है। क्लियर, यहां तक क्लियर? अरे यार ऐसा भी है क्या? सिक्कों का प्रचलन नहीं मिला है। कोई रटने वाली बातें हैं, इजीली समझ में आ रहा है। आप ये मान के चलो कि आप ही दयाराम साहनी जी हो और आप ही जो है खोद रहे हो, और खोदते खोदते आपको भाई सब मोहरें भी मिली है, आपको तांबा गलाने की कुछ चीजें भी मिली है, आपको जो है वो सोने चांदी के आभूषण भी मिल गए, चांदी भी मिल गई, और आपको जो है कि भैया बहुत सारी चीजें मुझे और मिली। अभी अपने लिपि पे भी आएंगे भाई, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी तो जानते होंगे ना। तो वहां से जो लिपि अपन को मिली है, लिपि मतलब जिस शैली में लिखावट होती है, लिपि लिखने को नहीं बोलते हैं, ठीक है। अपने आपने लिखा कि भाई साहब मैं इंसान हूं, तो ये हिंदी, इसकी भाषा जो है वो भाषा तो हिंदी है, पर लिपि जो है वो देवनागरी है, देवनागरी लिपि है अपनी, भाषा हिंदी है। तो भाषा और लिपि में बहुत अंतर है, ठीक है। या आप जो है कई लोग अपने पढ़ा भाई साहब हिंदी भाषा, तो यार लिपि भी जो है वो हिंदी होगी, नहीं होती है, वो लैंग्वेज है। 22 भाषाएं जो अपने संविधान में प्रमाणिक है, वो 22 भाषाओं में से एक भाषा है अपनी हिंदी, पर जो लिपि है वो लिपि अपनी देवनागरी है, ठीक है। ये आपके लिए जानकारी है, यूं मान लो कि सामान्य ज्ञान वाली बातें हैं, जो कभी पूछ ले कोई तो अपन एडवांस तौर पे कह सके भैया देख मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं जानता हूं लिपि और भाषा क्या होती है। तो दैट मीन्स क्या है, वहां पे जो लिपि मिली है, भाई भाषा क्या है वो तो पता है ही नहीं। जब लिपि समझ में नहीं आई उनको, तो वो लिपि के आज दिन तक जो है ना वो पढ़ नहीं पाया है कोई। वहां जो लिपि मिली है, वो लिपि जो है वो मोस्टली जैसे उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू कैसे लिखते हैं, आज अपन लिखते हैं, मान लीजिए मैं इधर से इधर लिख रहा हूं, मतलब बाएं से दाएं लिख रहा हूं, तो उर्दू कैसे लिखते हैं, दाएं से बाएं, ठीक है। तो वहां जो है जो लिपि मिली है वो कहीं तो दाएं से बाएं है और कहीं जो है बाएं से दाएं है। तो उसको क्या है, गोमूत्र अक्षर लिपि बोलते हैं, गोमूत्राक्षर लिपि, गोमूत्र अक्षर, गोमूत्राक्षर लिपि। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो शब्द है जो मैं बोल रहा हूं, ये शब्द ही क्वेश्चंस बन के फॉर्म में आते हैं। गोमूत्राक्षर लिपि निम्न में से किस सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। कालीबंगा जो सभ्यता है, नाम सुना हुआ है, हनुमानगढ़ में शायद कल बताया भी था, गग्गर नदी के किनारे। उसका जो उत्खनन किया था अमलालन जी ने, जो है उसकी खोज की, और बीबी लाल जी ने उनका उत्खनन किया था। तो जो बीबी लाल जी नाम के जो वहां एस्ट्रोलॉजी जो है अपने रहे हैं, उन्होंने इस लिपि को जब देखा, भाई ASI में लिपि आई कि यार ऐसी चीज लिखी हुई है भैया, वहां तो कुछ ऐसा, ऐसी शैली भी, ऐसे अपन को शिला पत्र मिला है, पत्थर से लिखी हुई किसी चीज पे कुछ लिखा हुआ है, तो पढ़ सकता है क्या तू? बेबी लाल जी ने बोला यार मैं तो नहीं पढ़ सकता। तो पर यूं है कि ये जो लिपि है ना, उसको मैं बुस्ट्रोफेदम बोलता हूं, बुस्ट्रोफेदम बोला जाता है, उस लिपि को बुस्ट्रोफेदम बोला जाता है। हो गया है मामला क्लियर? चलो नेक्स्ट, पहले लिखते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय लेन देन का प्रमुख आधार था, लेन देन का प्रमुख आधार क्या था? वस्तु विनिमय। जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं, वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। लिख लिया? प्राप्त लिपि को गोमूत्राक्षर, गोमूत्र अक्षर, अक्षर मतलब जानते हो, ये जो अक्षर लिख रहा हूं मैं,
लिपि एवं भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक क्यों बोला? क्योंकि उसमें कुछ लिपि ऐसी थी जो ऐसा लग रहा था कि कोई भाव जो है चित्र के माध्यम से लिख रहा है। मतलब जो लिपि थी ना, हो सकता है कि वो चित्र के माध्यम, अपन को लग रहा है कि यार खुद ये तो कोई चित्र है यार, और चित्र है तो मतलब सीधी सी बात है, चित्र है तो किसी लैंग्वेज में लिखा गया तो कुछ तो कहना चाह रहा होगा वो। तो उस लिपि को भाव मतलब भावनाएं, चित्रात्मक लिपि बोला जाता है। भाव चित्रात्मक लिपि भी भाव चित्रात्मक लिपि। प्राप्त लिपि को गोमूत्राक्षर लिपि एवं भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, जो कि आज तक अपठनीय है। अपठनीय मतलब पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है, बीबी लाल ने इसे बूस्ट्रोफेदम क्या है कि एक लिपि है जो ईरान इराक साइड की है, जो भी आज दिन तक नहीं पढ़ने में है, तो उस लिपि की जो संज्ञा है, उस लिपि के माध्यम से ये लिपि को बोला भैया वो ये तो उसकी तरह है यार। तो ये बीबी लाल जी ने इसे बूस्ट्रोफेदम कहा है। बूस्ट्रोफेदम कहा है। बूस्ट्रोफेदम कहा है। बूस्ट्रोफेदम कहा है। क्लियर? मान लो पहले। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर जो मिट्टी के बर्तन मिले ना, मिट्टी के बर्तन, पहली बात तो मिट्टी से यहां पे क्या है, एक तो मिट्टी का हल भी मिला है। खेत जोतने वाली जो चीज होती है उसको हल बोलते हैं, अपन सब जानते होंगे। वो मिट्टी से निर्मित हल मिला है, मिट्टी से निर्मित हल मिला है। और इसके अलावा मिट्टी से निर्मित हल, भाई खेती करते थे ना, ये करते थे नहीं करते थे? खेती कौन सी करते थे? मिट्टी से निर्मित हल मिला है। और इसके अलावा जो मिट्टी के मृद भांड होते हैं, मृद मतलब मिट्टी होती है, भांड मतलब भांडा। भांडा मतलब जानते हैं वो काले से कलर के जो वो, हाँ अरे आइए, वो जो मटकी जैसा आकार होती है ना, जरूरी नहीं है कि वो मटकी जैसे आकार हो। अपने जो मटकियां आती है ना, एक तो भांडा देखा आपने बहुत बड़ा, जो सार्वजनिक के लिए सबके पीने के लिए रखते हैं, कहीं पानी पीने के लिए रखते हैं, तो वो काले कलर का होता है, पूरा ब्लैक कलर का होता है। कई जो मृद भांड है वो पेंटेड होते हैं, कोई जो उसको पेंट कर देता है, चित्रित जो होता है ना, कलर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां जो मिट्टी के जो मृद भांड मिले हैं ना, वो कौन से कलर के थे? गुलाबी एवं लाल। अपने तो कौन से कलर के बता रहा था मैं उदाहरण? काले कलर के मिलते हैं ना अपने मोस्टली। ठीक, गुलाबी एवं लाल रंग के मृद भांड मिले। मिट्टी के जो मृद भांड है वो गुलाबी और लाल रंग के मिले हैं। क्लियर? सिंपल सी बात है कि भाई साहब अपन को जो है ये पॉइंट टू पॉइंट दिमाग के अंदर एक चीज छापनी है। क्या छापनी है? कि यार एक तो उनके घर कैसे थे, उनके रोड कैसे थे, उनकी नालियां कैसी थी। सिंपल सी बात। समाज का मामला क्या था, लोग बाग लेन देन कैसे करते थे बाजार के अंदर, बाजार की भी बात करेंगे। थोड़ा सा घरों के अंदर घुसेंगे, जो मटकियां मिली है, वो जो मृदभांड मिले हैं वो गुलाबी लाल रंग के थे। लाल का ही थोड़ा सा लाल के जैसे कलर होता है गुलाबी भी, तो ये याद रखना कि गुलाबी लाल रंग के मृदभांड निम्न में से किस सभ्यता में मिले हैं, तो वो इस सभ्यता में मिले हैं।
बुस्ट्रोफेदम तकनीक, बुस्ट्रोफेदम लिपि किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। ठीक है, गौमूत्राक्षर लिपि इससे संबंधित है, भाव चित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया? मान लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए ये क्या करते थे? जो कांसा है ना, कांसे की मूर्तियां, कांसा तो बन गया, एक लिक्विड फॉर्म में कांसा आया है, तांबा गलाया, टिन गलाया, तो दोनों लिक्विड है, दोनों मिक्स किए, कांसा बना। तो कांसा के क्या है कि सॉलिड होने में थोड़ा समय लगता है, तब तक वो भी लिक्विड है। तो ये क्या है कि वहां से कुछ मूर्तियां मिली है अपन को, कुछ मूर्तियां मिली है। नटराज की मूर्ति भी वहीं मिली है। नटराज मतलब जानते हैं, भगवान शिव का नृत्य करता हुआ जो चित्र है। नटराज देखा है कभी आपने? तो जो नटराज का मामला है, नृत्य करते हुए भगवान शिव तांडव करते हुए जो है, वो नटराज की मूर्ति कही जाती है। वही है बेटा, वही है, वही। हाँ, वो जो बचपन में अपन जो है ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते थे, बिल्कुल मैंने भी किया है, मैं भी मानता हूँ। वो जो उसमें गोला सा रहता है, ये ऐसे रहता है मामला उसका, ये ऐसा रहता था। फिर ये मैं ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं बना पा रहा, ऐसे नाचते हुए रहता था मामला। फिर नीचे जो है ये यहाँ पे एक्सलो का लिखा रहता था, इधर बेल और सांड वगैरह रहते थे। नटराज की मूर्ति कहलाती थी, नृत्य करते हुए शिव जी। ठीक है, तो अब कांसे का जो कांसा गला है, कांसा मिला है ना, तो अब उससे मूर्ति बनानी है। मैं आपसे बोलूं लिक्विड फॉर्म में, भैया ये कांसा है, इससे मूर्ति बनाओ, तो कैसे बनाओगे? बिल्कुल, सांचा तैयार करके। तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो जो सांचा होता था ना, उसको कास्टिंग बोलते थे। कास्टिंग, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे आजकल जो है ये चौंचले चल रहे हैं, मेरा बच्चा है, तो उसके जो है ना, जब वो 3-4 महीने का था, तो एक ऑनलाइन वो आता है, हाथ पैर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि एक पीओपी होती है एक तो, और एक होती है लिक्विड फॉर्म में, मतलब पाउडर फॉर्म में आता है, उसको पानी में डालो तो रबर जैसा बन जाता है। देखा होगा, उसको कास्टिंग बोलते हैं, कास्टिंग। ठीक है, कास्ट करना मतलब बनाना। तो उसमें क्या होता है, जैसे अपन ने एक जग में वो चीज डाली, पाउडर के साथ में मिक्स करके, उसके अंदर वो चीज डाली, मान लो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, बढ़िया, थोड़ा सा उसको टाइट होने का मौका देते हैं, हल्का सा। जब वो रबड़ जैसी फॉर्म में आ जाती है, तो उसमें क्या है, बच्चे का हाथ डाल दिया जाता है। बच्चे का हाथ डाल दिया, लगभग 1 मिनट तक उसमें रखेंगे। मान लो ऐसे डाला या ऐसे डाला, अंगूठी पहनी हुई, कुछ भी पहना हुआ है, वो डाल दिया, वो धीरे से बाहर निकाला, वो टाइट होने तक, वो जो लिक्विड फॉर्म है ना, वो थोड़ा सा रबड़ जैसी फॉर्म में आ जाएगी, और रबड़ जैसी फॉर्म में आते उसको हाथ को बाहर निकाल दिया, तो वो रबड़ जैसा मामला हो गया, उसके अंदर वो खड्डा हो गया हाथ का। फिर उसमें जो पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे प्लास्टर अपने हाथों में हाथ टूट जाते हैं तो पीओपी के रहते हैं, ये पीओपी जो ऊपर की जाती है, तो वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है, घोल के उसमें डाल दिया जाता है, पीओपी टाइट हो जाती है। तो जो वो रबर के अंदर जो वो जगह बनी है ना, वो पीओपी उसकी जगह ले लेती है। तो इसका मतलब अगर उंगलियां ऐसी है तो ये भी आएगा, उसमें नसें भी आएगी, सब आती है। तो वैसे ही कास्टिंग की जाती थी वहां पे, उसको हाथ को बाहर निकाल, मतलब वो हाथ के पास का जो रबर है उसको खुरच दिया जाता था, खुरच के जो हाथ बचा, फिर वो हाथ पे जो है गोल्डन कलर करना है या कौन सा कलर करना है, तो ब्रश से कलर कर देते थे, उसकी फ्रेमिंग करवा के टांगी हुई है कि भैया ये था। ऐसे चौंचले चल रहे हैं आजकल, जो मैंने भी किया है। तो वो क्या है, उस जमाने में भी करते थे ये कास्टिंग, उस जमाने में भी की जाती थी। वैक्स होती थी उस टाइम में, वैक्स मतलब मोम, जो रबर की मैं बोल रहा हूँ ना, वो मोम की फॉर्म में करते थे। वो क्या करते थे, मोम को पिघला देते थे, मोम को पिघला के मान लो कोई सांचा होता था, सांचा उसमें डाल देते थे, मोम थोड़ी देर में सूख जाती थी, वो जो सांचे को बाहर निकाल देते थे, और उसमें क्या कर देते थे, कांसा डाल देते थे पिघला के कांसा डाला, तो वो जब मोम को हटा देते थे, मोम इजीली हट जाती है, तो जो बचती थी ना वो मूर्ति बचती थी, तो उसको वैक्स कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कांसे की जो मूर्ति है, ओ वाह यार, कांसे की मूर्ति बनाने की कला को क्या बोलेंगे, वैक्स मतलब मोम, मम्मी वाले मोम नहीं कि भाई साहब मम्मी को गला दीजिए डायरेक्ट, उसमें ऐसा नहीं होता। वैक्स कास्टिंग कहा जाता था।
कहा जाता है? नटराज की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली थी ये। पशुपति या योगी कैसी अंकित मोहरें मिली है? मैं आपको बारीक से बारीक चीज बता रहा हूं ताकि कल को जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता मैं सिर्फ 2 लेक्चर में खत्म कर सकता हूं, पर मैं ये चाहूंगा कि मैं भले से 4 लेक्चर लूंगा चाहे 5 लूंगा, लेकिन आपके दिमाग में परमानेंट ये छप जाए कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता मुझे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, और मुझे बिल्कुल एक इमेजिनरी तौर पे ऐसा मुझे खुद को मानना है कि मैं वहां उपस्थित हूं, मैं खुद खोद रहा हूं और मुझे ये चीजें मिल रही है। उससे क्या है कि तुम्हारे दिमाग में गिचपिच नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि सभ्यताएं जो है ना, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की चीजें भूलता जाता है इंसान, तो वो नहीं भूलो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बहुत इजीली हर शब्द का अर्थ बताते हुए पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। वरना नॉर्मली किताबों के अंदर आप सिर्फ यह पढ़ोगे वैक्स कास्टिंग होता है, क्या होता है जानते ही नहीं, रटना है बस। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वैक्स कास्टिंग से भी, ताकि तुम्हारे दिमाग में, मेरा उदाहरण भी क्यों दिया, ताकि एग्जाम्पल्स इंसान का दिमाग बहुत लंबे समय तक याद रखता है। उदाहरण दिया हुआ चीजें जो होती है ना, वो चेतन मन में चली जाती है, कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड की तुलना में अचेतन मन से, तो वह स्थायी मेमोरी में तब्दील हो जाती है। ठीक है, पशुपति या योगी अंकित की हुई मोहरें मिली है, मान लिया। यहां पे मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, पर ये फिर भी भगवान को मानते थे, देवी की सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी, मंदिर नहीं मिले हैं कहीं पे भी। ठीक है, एक वो लाइन भी लिखा दूं मैं, लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, क्यों नहीं जानते, कैसे पता लगा? क्योंकि प्रमाण नहीं मिला है, लोहा कहीं पे भी नहीं मिला है, तो अपन तो यही मान के चलेंगे भैया नहीं जानते थे। अब उस जमाने का कोई आदमी जिंदा हो अगर, तो वो आगे बोल सकता है, देख भाई मेरे पास में देख ये लोहे का ताबीज भी तो है यार। यज्ञ अनुष्ठानों को मानते थे, यज्ञों की कुछ प्रमाण मिले हैं, और इसके अलावा जो है वो भगवान के द्वारा किसी भी प्रकार के कोप से डरते थे, इसलिए ताबीज भी पहनते थे, तो कुछ ताबीज भी मिले हैं। ठीक है, अनुष्ठान जानते हो ना, यज्ञ और अनुष्ठान। यज्ञ मतलब वो जो यज्ञ करते हैं सब बैठ के, जो ब्राह्मण आते हैं, बिल्कुल देखा होगा। अनुष्ठान करना वो जो उसमें हवन ओम भट स्वाहा वो वाला मामला। ताबीज के प्रमाण, देखिए इसमें क्या है कि जो मैं तुम्हें इतने सारे रामायण दिखा रहा हूं ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे तो एक तो कांस्य युगीन सभ्यता है, पहली बात। मूर्ति बनाने के कला को वैक्स कास्टिंग कहते थे। लिपि के बारे में याद रखना है भाई, बुश्रोफेदम थे, गौमूत्राक्षर थी, भावचित्रात्मक थी। ये जो है ना यज्ञ अनुष्ठान ताबीज वाबीज नहीं आ रहा है कहीं पे भी, मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लोहे का उपयोग नहीं जानते थे, ये इंपॉर्टेंट है। पशुपति अंकित मोहरें मिली है, पशुपति मतलब भगवान शिव, तो भगवान शिव को तब से पूजते थे। लोग कहते हैं ना कि भाई साहब हिंदू धर्म से कोई क्वेश्चन करे कि यार भैया आपके भगवान जो है वो तो आपने नए नए इजाद किए, नहीं किए भैया, ये हमारे 4-5 हजार साल पहले भी जो है ना, आप खुदाया करो अंदर से मूर्तियां निकलेगी। तो वो एक तथ्यात्मक तौर पे हिंदू धर्म अपने आप को बताता है। ठीक है, लिख लिया, क्लियर। नेक्स्ट, धर्म में मानते थे एवं देवी की पूजा करते थे, देवी पूजा के प्रमाण मिले हैं, देवी पूजा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, एक नया शब्द और बताता हूं मैं आपको, फेयोन्स से निर्मित वस्तुएं मिली हैं।
फेयोन्स। फेयोन्स बेसिकली क्या होता है कि बालू रेत जो होती है ना, बालू रेत देखी होगी, बालू रेत सुना भी होगा नाम, नया तो है नहीं। बालू रेत के साथ में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ, लाइक अपने आज के जमाने में फेविकोल कह सकते हो आप, जो चिपक जाए, वो चिपचिपा सा पदार्थ उसमें मिक्स किया जाता था, और मिक्स करने के बाद में जो उसको वो जो बनता था ना, उससे वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अपन ने अगर उसमें आज मान लो सपोज आप मिट्टी में या रेत में फेविकोल बना के आपने एक ट्रैक्टर बना दिया, तो सूख जाएगा, कुछ समय में सूख जाएगा, तो वो परमानेंट रहेगा, बिखरेगा नहीं। तो फेयोन्स बेसिकली उसी को बोला जाता है जो बालू रेत एवं चिपचिपा सा पदार्थ, चिपकने वाले पदार्थ, चिपकने वाला लिक्विड बोल सकते हो। का मिश्रण। तो फेयोन से निर्मित वस्तुएं मिली है वहां पे, जो इसके माध्यम से जो वस्तुएं बनाई गई है वो वस्तुएं वहां पे मिली है। ठीक है। लिंग पूजा का प्रमाण मिला है। लिंग जानते हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला लिंग नहीं, भगवान शिव जी वाला लिंग, पिंड जिसको बोलते हैं। शिव जी की पूजा अपन कैसे करते हैं? क्या अपन मूर्ति के फॉर्म में पूजा करते हैं? नहीं, उनकी मूर्ति सिर्फ नटराज वाली कही जाती है। शिव जी की पूजा अपन कैसे करते हैं? लिंग पूजा बोलते हैं अपन उसको। क्या बोलेंगे? लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। नींद आने लगी क्या? इतना इतना बोर हो रहे हो क्या? मैं तो मजेदार तरीके से पढ़ा रहा हूं तुम्हें यार भाई, नई नई चीजें बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा साहस बना रहे, जोश बना रहे कि यार मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है, यार मास्टर ने कुछ नई चीज बताई यार। तो मैं तो तुम्हें कई सारी नई नई चीजें, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इतने सारे शब्दों में घुसने की। मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट जाके पढ़ा सकता हूं, जो कि नॉर्मली हर टीचर पढ़ाता है, जो रट के आ जा रहा पढ़ा लेता है भैया। मैं सिर्फ इतना सा चाहूंगा कि आप हर चीज को समझे। समझने के लिए मैंने पहली क्लास में एक चीज बोली थी, मुझे तन यहां उपस्थित तो मन भी रखो, धन नहीं मुझे नहीं चाहिए, धन आप डीजे सर को देना। ठीक है। तो तन और मन दोनों उपस्थित यहां आवश्यक है। ठीक है। लिंग पूजा के प्रमाण अपन ने मिल गए। आपको जब देख मान लो सपोज तेरी आंख लग गई तो लिंग पूजा तो भूल जाएगा ना भाई। तो बी एक्टिव यार, सिर्फ 1 घंटे का मामला होता है। ठीक है। हालांकि कहीं लगे कि बोर हो रहे हैं सर, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें पहले से लिंक भी बना के दिखा दूंगा कि देखो ये इस प्रकार का लिंग होता है भाई। ठीक है। बालू रेत वाला मामला हो गया, फेयोन्स का मामला हो गया, क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक जो अपन पढ़ते आए हैं वो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि वहां के लोग कैसे रहते थे, जनजीवन कैसा था, खाना पीना कैसा था, रहन सहन कैसा था। तांबे का छोटा रथ कहां मिला है? कहां मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में। मैंने अभी अभी आप पहले वाली क्लास में बताया, इतने जल्दी मत भूला करो यार। ठीक है। लिंग पूजा का मामला क्लियर। अब ये क्या करते थे कि इनका जो है ना, 1-2 चीजें और प्रमाण मिले, वैसे कोई विशेष आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जो निर्यात होती थी, निर्यात मतलब आयात और निर्यात 2 शब्द होते हैं। आयात मतलब आना, जो अपन ला रहे हैं बाहर से। निर्यात मतलब जाना, जो जा रहा है। बिल्कुल, क्रय विक्रय वाला सिस्टम। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब वही वाला सिस्टम। तो निर्यात करेंगे तभी आदमी पैसा कमाएगा। आज मान लो ये यहाँ पे सपोज अपने पास में 100 मुड्डे पड़े हैं, तो तुम 100 मुड्डे उठा के चुपके से तुमने भेज दिए, जला दो। जलाने से कमाई नहीं होगी ना, बेचने से कमाई होगी। तो वो निर्यात जो है ना, तो ये क्या करते थे? अब सिंपल सी बात है, गेहूं जो उगाते थे तो सबसे पहले उसका निर्यात करते थे। तांबे का भी निर्यात करते थे, कांसे का भी निर्यात करते थे। कई सारी चीजें जो यहां से बाहर बेचते थे। कहां बेचते थे? जो बगल में इनके जो देश थे। पाकिस्तान के बगल में क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गए, ऊपर से ईरान, इराक वगैरह जो हो गए। मोस्टली जितने भी अपने आक्रमणकारी हैं, अपना देश सबसे पहले हिंदूवादी विचारधारा वाला देश था पूर्णतया। पूर्णतया मुस्लिम समुदाय यहां पे कब आए? जब से मुगल आए।
मुगलों ने आक्रमण किए, बाबर, हुमायूं वगैरह के पूरा खानदान यहाँ पे आया। कई आक्रमण ईरान इराक की साइड से हुए, कई आक्रमण जो है वो जो अपने सऊदी अरब दुबई बोलते हैं जो आज की तारीख में, उस साइड से आक्रांता बोलते थे उनको, जो वहां से आते थे, जो बिल्कुल निर्दयी होते थे, वो आर पार वाली लड़ाई जो बाहुबली में देखा होगा तुमने, वो जो पता नहीं अनशन जो लैंग्वेज बोल के आते थे, वो आते कि भैया मारो कूटो। तो यहाँ के राजा बड़े बलशाली हुआ करते थे पहले भी। अपने यहाँ अपनी धरती पे अशोक सम्राट आज दिन तक जो है वो महान कैटेगरी के अंदर जो है ना, किसी भी नाम के पीछे महान अगर लगा है तो वो गिनती के 2-3 ही हुए हैं, सिकंदर महान, अशोक महान। ठीक है, अशोक जो बिंबिसार का एक शासक था, जो अपन आगे पढ़ेंगे साम्राज्य का जब मामला आएगा, तो वो जो है वो उधर से जो आक्रमण होते थे ये लड़ते थे उधर सामने। अशोक के युद्ध में कम से भी कम 5 से 7 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी वजह से अशोक ने युद्ध छोड़ा था और अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो ऐसे अपने बहुत सारे जो है वो बड़े तगड़े तगड़े राजा है अपने यहाँ पे। अगर राजस्थान की तो बात ही अलग है, खैर राजस्थान के तो अपने टॉपिक है नहीं, वरना राजस्थान में मजा आ जाता पढ़ने में, फिर नींद नहीं आती इस बच्चे को। फिर उस टाइम में जो है मैं तुम्हें महाराणा प्रताप की हाइट बताता, भैया मुझसे इतना लंबा था, महाराणा कुंभा इतना लंबा था। तो बेसिकली क्या है कि जो इधर से जो निर्यात होते थे ना, तो बगल के जितने भी देश थे पास के क्षेत्रों में निर्यात करते थे ये कमाई के लिए। पास के क्षेत्रों में निर्यात करते थे। क्लियर? बढ़े आगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो मैं बात मैंने तुम्हें पहले मैप के माध्यम से बताया था। अरे यार, तो भाई लैंग्वेज में लिख दो, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो तो बस मैं तुम्हें बताया, कल को तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं हो जाए कि यार भाई साहब निर्यात भी तो करते थे यार, आपने तो बताया नहीं यार। सिंधु घाटी लिख दिया क्या मैंने? वाह यार, सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र, सिंधु घाटी के सभ्यता के क्षेत्र, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, यहां से लेकर यहां तक अपना देश है, राइट, जो प्रेजेंट अपना भारत है। ठीक है, अब जिस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी, मैंने बताया था तुम लोगों को, क्या बताया था, कहां से कहां तक फैला हुआ है? कश्मीर यहां है, ऊपर ही है, नॉर्थ में, भारत में। कश्मीर से लेकर ये अपने ये मान ले ये अफगानिस्तान है। ठीक है, ये अपने पाकिस्तान है, यहाँ अपना राजस्थान है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, यहाँ कश्मीर है, कश्मीर से यहाँ यूपी है, यूपी से यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र गुजरात होते हुए यहाँ से पाकिस्तान है, और यहाँ से ये है। तो बेसिकली तुम्हें लगभग ये त्रिभुजाकार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार थी। ठीक है, त्रिभुजाकार मतलब ट्राइंगल। वैसे तो अपन इसको एक्यूरेट ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, चतुर्भुज बोल सकते हो आप। हाँ बस, तो इसी वजह से अपन त्रिभुज बोल रहे हैं। अगर ये 18-20 का होता तो अपन चतुर्भुज बोल देते, चतुर्भुज जी। ठीक है, तो आकार क्या है? आकार क्या है बेटाओ, भाइयों मित्रों? त्रिभुजाकार। आकार त्रिभुजाकार, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब पाकिस्तान में भी ये फैला हुआ है, ये कश्मीर में भी फैला हुआ है। ठीक है,
चलो पहले अपन बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो है बहावलकोट नाम की जगह है एक, सिंध और पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में जो मेन प्रांत थे, इसके अंदर भी और बहुत सारे, जैसे मान लो सपोज बहावलकोट है, अगर बहावलकोट के अंदर 5 जगह पे अलग अलग चीजें मिली है तो उसके अंदर भी बहुत सारे नाम है, पर वो इतनी आवश्यकता नहीं है, बावड़े हो जाओगे, तो इतना बावड़ा अपन को करना नहीं है। ठीक है, तो बहावलकोट, सिंध और पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में आते हैं, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एक तो कहां मिला है, कश्मीर, कश्मीर के बाद में थोड़ा सा नीचे आ जाओ आप, कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश लिख सकते हो आप चाहो तो, जिसको लंबा लिखने की आदत है, यूपी के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एमपी, यहां यूपी है, यूपी के नीचे एमपी पड़ता है। कभी भारत का मैप पढ़ लेना, भारत के मैप से 99% तुम्हें बहुत सहूलियत रहेगी जीवन में। फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो यहाँ पे याद दिला, ये अरे श्रीलंका कहाँ गया अपना, ये लो श्रीलंका भी ले लो, पर अपना देश में नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ कश्मीर है, ठीक है, या इधर लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख, इधर क्या है, चाइना, इधर चीन है, यहां पे नेपाल है, इधर चीन है, यहां पे नेपाल है और यहां पे बांग्लादेश है। ठीक है, ये जियोग्राफी का मामला है आपका, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक जानकारी बता रहा हूं भाई, चलो ठीक है, तुम्हारी जियोग्राफी पढ़ने में तुम्हें आसानी हो। कश्मीर से नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहां पे पंजाब और हरियाणा है, अपने राजस्थान के टच में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पंजाब भी आएगा भाई। इस पूरे क्षेत्र में कौन कौन से अपने जिले आ रहे हैं, कौन कौन से राज्य, जिलों में नहीं घुसेंगे, राज्य आ रहे हैं, वो अपन पढ़ेंगे। हरियाणा भी आएगा, आ गया हरियाणा भी। इसके नीचे कौन सा है, पतंगाकार आकृति किसकी है, राजस्थान की। राजस्थान में नहीं है क्या, जैसे अपने कालीबंगा वगैरह हो गया, राजस्थान भी आएगा। राजस्थान के नीचे क्या है, ये क्या है, राजस्थान के जस्ट नीचे क्या है, राजस्थान कितने राज्यों के टच में है, पहले ये बताओ। राजस्थान ऊपर से बात करें, ऊपर सबसे टॉप से बात करें, पंजाब, हरियाणा, फिर एमपी, फिर गुजरात, फिर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन चारों राज्यों से अपना राजस्थान घिरा हुआ है। बिल्कुल, इंट्रा स्टेट बॉर्डर बोलेंगे इसको, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय नहीं बोलेंगे, अंतर शब्दों के अंदर घुसना सीखो, अपने आप चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अंतरराज्यीय, अंतर मतलब राज्यों के अंतर के बीच में, राज्यों के बीच में, और अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे है राजस्थान की, सिर्फ एक से, पाकिस्तान से। और अपने देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे है, अपन सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब अभी हाल फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो एक तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से अपने टच में नहीं है, एक चाइना है, यहां पूरा चाइना है पूरा मामला। इसलिए तो चाइना जो है, चाइना का भाई कौन आ गया, पाकिस्तान, इसलिए चाइना आजकल पाकिस्तान की मदद करता है। ठीक है, यहां पे चाइना ने कुछ चीजें, कुछ जगह अपने उसके कब्जे में ले रखी है, और यहां पे पाकिस्तान ने कुछ जगह अपने उसके कब्जे में ले रखी है। इसको POK बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, इधर चाइना ने कुछ चीजें, जो इसको अक्साई चीन बोला जाएगा, अक्साई चीन। ठीक है, चाइना ने अपने भारत का, पर ये उसने एक उसके मैप में शामिल करने का अधिकार नहीं है, उसको मैप अपना ही है, बस सिर्फ उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है कुछ समय के लिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इधर नेपाल वगैरह आगे, बांग्लादेश वगैरह आगे, खैर इधर अपन इतना बढ़ेंगे नहीं। कश्मीर, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और राजस्थान के नीचे, राजस्थान के टच में क्या है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। ठीक है, यूपी भी है, यूपी भी है। ठीक है,
और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये अपने भारत के अंदर फैली हुई नगरीय सभ्यताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी वो इन राज्यों में फैली हुई है, पाकिस्तान में भी और राजस्थान में भी, मतलब इंडिया में भी जो है वो राजस्थान में भी है। राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, यूपी, एमपी। तो नॉर्मली रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखना भैया, ऊपर कश्मीर है, नीचे उसके टच में जो है वो थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यूपी आ गया, और यूपी के थोड़ा सा इधर टच में बढ़ेंगे दिल्ली भी आता है। पर दिल्ली का एक केंद्र शासित प्रदेश है अभी, उस टाइम पे दिल्ली की कोई औकात नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा केंद्र था दिल्ली, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो राजा था, जो नवाब था, जो उस टाइम पे उसका सम्राट हुआ करता था, वो कहां बैठता था? दिल्ली। और ऐसा कहा जाता था कि दिल्ली फतेह कर लो पूरा देश फतेह हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो भारत का हृदय कहा जाता था, ऐसा वो मानते थे। दिल्ली में बैठेंगे अपन तो दिल्ली में बैठ के यहां से पूरे इंडिया पे अपन राज कर लेंगे। हाँ, और बहुत सारी चीजें बनाई है मुगल साम्राज्य ने वहां पे, ठीक है। औरंगजेब नाम का जो शासक था वो ही सिर्फ एक था जो थोड़ा सा अंडबंड था। वो क्या है, वो मंदिर तोड़ता था कि भैया जाओ हिंदुओं को मारो पीटो, मंदिर तोड़ो। वरना जो है अकबर महान शब्द क्यों लगा है? 3 महान हुए इस आज दिन तक के इतिहास में, जैसा कि मैंने कहा, अशोक महान, सिकंदर महान और अकबर महान। अकबर महान क्यों है? क्योंकि उसने क्या है, अनावश्यक ताकत का यूज नहीं लिया। अनावश्यक मतलब बहुत ताकतवर थे उस टाइम पे ये मुगल जो थे, भयंकर ताकतवर थे, अथाह सेनाएं उनके पास हुआ करती थी। और सेना भी ऐसी थी क्योंकि देखो अपने हिंदू राजाओं, जितने भी अपने हिंदू राजा हुए हैं, आधी से ज्यादा लड़ाइयां किसकी वजह से हुई है? या तो लुगाइयों की वजह से, आधी से ज्यादा लड़ाइयां। जो उनकी रानियां हुआ करती, रानी देख ली, लड़ तू भैया इधर आ, ऐसे कैसे तुझे देखनी है तो इधर आ, इधर इधर ऐसी ऐसी की तैसी तरी। कोई रानी बोलती थी उधर उसको जीत के लाओ। तो आधी से ज्यादा लड़ाइयां रानियों की वजह से। एक राजा के एक रानी नहीं हुआ करती थी, अथाह होती थी। किसी के 2 होती थी तो किसी के 10 होती थी, किसी के 50 भी होती थी। और आज भी अगर आप जो है कई महलों में जाओगे ना तो रानियों के लिए, सबके लिए अलग अलग से महल बना के रखते हैं, रानियों के लिए कुंड बना के रखते हैं। और राजा जब आते थे, क्योंकि राजा ऐसा तो था नहीं कि भैया युद्ध एक दिन में खत्म हो जाता, राजा आ जाते थे कभी कभार 2-2 साल में आ रहे हैं, 3-3 साल में आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो मान लो सपोज वो लड़ाई लड़ने गए, वहां दिल लग गया तो वहां से 2-4 रानियां और उठा के ले आए। तो ऐसा मामला होता था। सिर्फ एक चक्रवर्ती राजा था जिसके सिर्फ एक रानी थी, उनको आज अपन भगवान की फॉर्म में पूछते हैं, वो है प्रभु श्री राम। सिवाय सीता के उन्होंने कभी किसी और अन्य नारी की तरफ देखा भी नहीं। जिसने दिखवाने की कोशिश की उसकी नाक काट दी थी उन्होंने, शूर्पणखा। तो इसीलिए वो भगवान की फॉर्म में पूजे जाते हैं, ठीक है। खैर ये इतिहास राजस्थान का है, लेकिन यूं है कि अगर अपने पूरे भारत की इतिहास की बात करें तो आधे से ज्यादा अपने राजा, क्योंकि अपन क्या है कि जितने भी हिंदू परंपरा रही है ना, वो क्या है, ठमस रहती थी, ठमस एटीट्यूड। अरे भैया अपन झुकेंगे नहीं, वो पुष्प वाला मामला होता था उनका, तो वो नहीं झुकते थे। इसी वजह से लड़ाइयां होती थी, इसी वजह से कई बार हारते थे बेचारे। मुगल क्या करते थे, मुगल या जो भी बाहर से आते थे, ये हुक और बाइक रुक लड़ना जानते थे। भैया या तो प्यार से मार लो, प्यार से पुचकार के वहीं चाकू को छेड़ दो, धोखा करना जानते थे वो। और अपने यहां के राजा धोखे नहीं जानते थे। यहां के राजा भैया, महाराणा प्रताप को आप देखो, 2 तलवारें लेके घूमते थे। क्यों? लड़ते लड़ते सामने वाले गिर जाए, भैया ये पकड़ तू, तो निहत्ते पे मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। और इनका मामला ये होता तो निहत्ता ही आ, तेरे को मैं निपटाता हूं अभी कभी। इसीलिए जो है इन्होंने राज किया है। और अपने राजा जो है वो इसीलिए हमेशा हार जाते थे, क्योंकि अपन क्या है, नियमों के साथ में लड़ाई लड़ते थे, अपन नियमों को मानते थे। इनके लिए नियम वियम कुछ नहीं होता था, इनके लिए सीधी सी बात जीतना है, ठीक है। तो खैर आज के लिए इतना ही। कैसा लगा? मजा आया? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बार बस निगाह मार लेना घर पे जाके तसल्ली से। निगाह मारने से क्या है, वो परमानेंट स्थायी तौर पे याद रहेंगी। सिंधु घाटी सभ्यता में अब आपके सामने जो है वो कल अपन इसके जो नगर थे, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बताई, एक पूरा क्षेत्र मानो, इसमें जो कुछ नगर थे, जैसे मान लो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनूदड़ो हो गया, लोथल हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो 7-8 नगर अपन पढ़ लेंगे। उन नगरों में मुख्यतः क्या क्या मिला था, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में अपन इधर नगर लिख देंगे, उसको किसने खोजा था और इसमें क्या क्या मिला है। फिर उसके बाद में अपन इसका राम नाम सत्य कर चुके होंगे,
सिंधु घाटी सभ्यता का, इसको दफना देंगे अपन। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। और अपडेशन में रहने के लिए डीजे सर क्लासेस के टच में रहें, डीजे सर क्लासेस के बाकी जो लेक्चर्स है मेरे वो देखते रहें। ठीक है, तब तक कल तक के लिए